नमस्कार साथियों, आप सबका स्वागत है एक बार पुनः हमारे इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म शिवालिक स्टडी अड्डा पर। भूगोल की क्लासेस लगातार चल रही हैं, जिसमें हमने काफ़ी कुछ कवर कराया है। पीजीटी स्पेशल क्लासेस हैं ये। पीजीटी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं। तो जो पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं वो सभी लोग वीडियो को देखें, ज़्यादा अच्छा होगा, उनकी तैयारी में तेज़ी आएगी। तो आज हम बात करेंगे जो पीजीटी की पहली यूनिट है, भूगोल की परिभाषा एवं विषय क्षेत्र। तो परिभाषा हमने आपको बता दी थी, उसका वीडियो का लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ से देख लीजिएगा जितने भी नहीं देखी है। और आज हम बात करते हैं भूगोल के विषय क्षेत्र की। भूगोल के विषय क्षेत्र की एक्चुअली पहले तो ये समझते हैं कि विषय क्षेत्र क्या होता है, क्योंकि थोड़ा सा कन्फ्यूजन है विषय क्षेत्र में ही कि विषय क्षेत्र होता क्या है वास्तव में। विषय क्षेत्र उसके नाम से ही पता चल रहा है कि किसी विषय का क्षेत्र। वास्तव में विषय क्षेत्र जो होता है एक विषय को दूसरे विषय से अलग करता है। अगर विषय क्षेत्र ना होता तो एक ही चीज का अध्ययन कई ब्रांच में, कई शाखाओं में, कई विषयों में हो जाता। जैसे मान लीजिए अगर हम उदाहरण दें तो अगर हम बात करें मानव की, ठीक है, तो मानव का अध्ययन मानव भूगोल में, यानी कि अगर हम कहें तो भूगोल में भी होता है, ठीक है। और मानव का ही अध्ययन एंथ्रोपोलॉजी में भी होता है, मानव विज्ञान में भी होता है, ठीक है, मानविकी जिसको कहा जाता है, मानव विज्ञान, ठीक है। तो अब कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो मानव का अध्ययन मानव भूगोल में भी करवाते हैं और मानव विज्ञान में भी करवाते हैं, और उनके बीच एक स्पष्ट सीमा रेखा का निर्धारण करते हैं कि क्या अंतर है जो मानव भूगोल में किया जाता है और किस चीज़ का अध्ययन मानव विज्ञान में किया जाता है। तो किसी भी विषय का विषय क्षेत्र एक दूसरे की सीमा का अतिक्रमण नहीं करने देता। विषय क्षेत्र जितना स्पष्ट और क्लियर होगा, विषय ही उतना बेहतरीन समझ में आएगा और उतनी ही उसका क्लियरिटी होगी, ठीक है। तो विषय क्षेत्र का मतलब होता है कोई विषय जो है कितना फैला हुआ है, कितना विकसित है, या किन किन चीज़ों को उसमें शामिल किया गया है। जैसे अगर हम भूगोल की बात करें तो भूगोल में क्या है, भूगोल पृथ्वी तल का विज्ञान है या पृथ्वी तल के बारे में अध्ययन करता है, ठीक है। इसके इसके अंतर्गत जो है भूतल पर पाए जाने वाले जो सभी भौतिक, जैविक एवं मानवीय तत्व एवं उनसे संबंधित घटनाएं, सभी का जो है अध्ययन शामिल किया जाता है किसमें, भूगोल में, ठीक है। अब भूगोल का विषय क्षेत्र का जो अध्ययन है वो मुख्यतः क्या कहता है, विभिन्नता को जानना। किसको जानना, विभिन्नता का अध्ययन, विभिन्नता का अध्ययन है। अच्छा, विभिन्नता को उत्पन्न करने वाले जो कारक हैं, विभिन्नता का अध्ययन तो करना है ही है, और विभिन्नता को जो उत्पन्न करते हैं, उत्पन्न करने वाले कार कारकों का अध्ययन जो है भूगोल में करते हैं। तो जो भूगोल का विषय क्षेत्र है काफ़ी व्यापक हो गया है और उसमें नित्य कुछ चीज़ें ऐड भी होती जा रही हैं, क्योंकि भूगोल ऐसा कोई विषय नहीं है जो एक जगह पर रुक के या स्थायी होकर के जो है पढ़ा जाए। उसमें लगातार नए अन्वेषण, रिसर्च होते जा रहे हैं, तो उसकी जो है उसका विषय क्षेत्र बढ़ता जा रहा है। अगर आप लोगों ने नाम सुना होगा, कभी कभी टेररिज्म ज्योग्राफी का नाम आने लगा है, ठीक है। अब भूगोल पर, भूगोल पृथ्वी तल का अध्ययन है, तो पृथ्वी तल पर जो भी विभिन्नताएं हैं और उनको जो भी चीज़ें उत्पन्न कर रही हैं, जो भी कारक हैं, उन सबका अध्ययन भूगोल का विषय क्षेत्र हो जाएगा, ठीक है। तो हम इसी में आगे देखते हैं कि जो भूगोल है उसमें क्या होता है कि दो शाखाओं का के अंतर्गत कह सकते हैं कि भूगोल का विषय क्षेत्र रखा गया है। जैसे अगर हम बात करें तो भौतिक और दूसरा मानव। तो भौतिक घटनाओं के तहत जिस अध्ययन किया जाता है उसका इसमें हम बात करेंगे, वहाँ पे विषय क्षेत्र हो जाएगा। और मानवीय घटनाओं का जिसमें अध्ययन किया जाता है वो उसकी दूसरी शाखा हो जाएगी, जिसमें भूगोल का विषय क्षेत्र आगे बढ़ा है, ठीक है। तो हम भौतिक घटनाओं में सबसे पहले देखते हैं कि कौन कौन सी चीज़ें ऐसी हैं जो भौतिक जो है घटनाएं सम्मिलित किए। नंबर एक इसमें सबसे पहले आता है स्थल मंडल, ठीक है, स्थल मंडल। अब स्थल मंडल वास्तव में पृथ्वी तल का ही अध्ययन है, कहते हैं ना पृथ्वी तल, तो स्थल मंडल ही हुआ, ठीक है। अब इसमें क्या क्या है शामिल है, नंबर एक पृथ्वी की उत्पत्ति, पृथ्वी की उत्पत्ति, पृथ्वी की उत्पत्ति कैसे हुई, कब हुई, ठीक है। नंबर दो है इसमें पृथ्वी की आंतरिक संरचना, पृथ्वी की आंतरिक संरचना, ठीक है। आगे हम लोग देखते हैं इसी में है क्या, भू संतुलन, भू संतुलन,
भू संतुलन। ये 3 टॉपिक जो है स्थल मंडल में बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जैसे ही पृथ्वी को, जब हम पृथ्वी के अध्ययन की बात करेंगे तो सबसे पहले ये तो जानेंगे ना कि पृथ्वी की उत्पत्ति कैसी हुई। अब हमने जान लिया कि पृथ्वी की उत्पत्ति कैसी हुई, तो फिर हम जानते हैं कि पृथ्वी की बनावट कैसी है, पृथ्वी की बनावट कैसी है, आंतरिक संरचना कैसी है, बाह्य संरचना कैसी है, फिर उस पर कौन कौन से बल कार्य करते हैं, ठीक है, और वो क्या परिवर्तन लाते हैं, भू संतुलन, ठीक है। उसके बाद हम आते हैं भूतल, भूतल भूतल पर परिवर्तन, भूतल पर परिवर्तन करने वाले बलों का अध्ययन, ठीक है। ये 2 प्रकार के होते हैं, नंबर 1 अंतर्जात और नंबर 2 बहिर्जात, ठीक है। तो ये भूगोल के विषय क्षेत्र की ही बात हो रही है, ठीक है। किस तरह से भूगोल का विषय क्षेत्र अन्य विषयों से अपने आप को अलग करता है। इसके बाद हम बात करते हैं, अभी हम भौतिक भूगोल के स्थल मंडल की ही बात कर रहे हैं, इसमें आगे हम बात करते हैं जो आंतरिक संरचना का तो अध्ययन हमने कर लिया, आंतरिक संरचना जो बाह्य संरचना की बात करते हैं उसमें सबसे पहले क्या आता है, सेल, रॉक्स, या हम लोग क्या कहते हैं, चट्टान, ठीक है, चट्टान की बात करते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं मिट्टी की, जो ऊपरी बाह्य परत है मिट्टी, क्योंकि बलों का निर्माण, बलों का अध्ययन हमने कर लिया, तो जो बल हैं वही क्या है, कारक हैं, ठीक है, तो मिट्टी का। उसके बाद खनिजों का, ये। उसके बाद हम पृथ्वी पर जो बाह्य स्वरूप है पृथ्वी का, स्थल मंडल जिसे कहते हैं, स्थल मंडल पर जो जो स्थलाकृतियां पाई जाती हैं, स्थल रूप या स्थलाकृतियां, ठीक है, स्थलाकृतियां। अब इसमें क्या है कि सबसे जो बृहद स्थलाकृतियां हैं, महाद्वीप, महासागर, ठीक है, उसके बाद पर्वत, पठार, मैदान, और उसके अलावा जो पृथ्वी पर जो बाह्य कारक या बाह्य बल लग रहे हैं उनके द्वारा उत्पन्न स्थलाकृतियों का भी जो है अध्ययन करते हैं हम इसमें, ठीक है। इसके बाद अगर हम लोग देखेंगे अपवाह तंत्र, इसके बाद हम किसकी बात करेंगे, अपवाह तंत्र की, अपवाह तंत्र, ठीक है। तो ये इतना जो टॉपिक ऊपर से मैंने कवर किया है, ये इसको कहते हैं स्थल मंडल, ठीक है। पृथ्वी की उत्पत्ति से लेकर के अपवाह तंत्र तक का जो भी अध्ययन है वो भूगोल के भौतिक पक्ष का स्थल मंडल का विषय क्षेत्र है। इसमें ही जो कारक हैं, ऊपर जैसे बताया ना कि विभिन्नताओं को उत्पन्न करने वाले कारकों का अध्ययन, तो जो कारक हैं विभिन्नता उत्पन्न करते हैं, विभिन्नता उत्पन्न होने से पृथ्वी की स्थलाकृतियों में विभिन्नता आती है, उनका अध्ययन किया जाता है। तमाम प्रकार की स्थलाकृतियां बनती हैं, जैसे आपने पता होगा नदी निर्मित स्थलाकृतियां, हिम निर्मित स्थलाकृतियां, काष्ठ स्थलाकृतियां, ठीक है, तो वो सब बहिर्जात बल हैं। तो शैल, मिट्टी और स्थलाकृतियां अथवा अपवाह तंत्र का अध्ययन किया जाता है। अगर हम इसके बात करें जल मंडल की, ठीक है, तो आप देखेंगे कि जल मंडल में जल मंडल, ये भौतिक पक्ष का या भौतिक शाखा है भूगोल की, उसका जो है जल मंडल, हाइड्रोस्फीयर इसको बोलते हैं। इसमें हम सबसे पहले क्या देखते हैं कि जो महासागर हैं, महासागर की बनावट, क्योंकि महासागर और महाद्वीप की उत्पत्ति तो हमने स्थल मंडल में अध्ययन कर लिया, ठीक है, पृथ्वी की संरचना, पृथ्वी की बनावट में महासागर। अब हम सिर्फ ये देखते हैं कि महासागर की जो आंतरिक बनावट है, आंतरिक बनावट का मतलब कैसे कि जो उसका उच्चावच है महासागर का, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं रिलीफ बोलते हैं महासागर। और एक शब्द और आता है इसके लिए, नितल, नितल की संरचना या नितल की बनावट, ठीक है, जिसमें हम लोग बात करते हैं महासागरीय खाइयों की, महासागरीय मैदानों की, महासागरीय गर्तों की, ठीक है, महासागरीय ढाल की। तो ये जो चीज़ें होती हैं इसका अध्ययन महासागर की बनावट में किया जाता है, ठीक है। आगे सबसे नंबर, उसके बाद 2 नंबर आता है जल मंडल में ही आता है महासागरीय निक्षेप। तो जो महासागरीय निक्षेप, ऐसा कहा जाता है कि महासागरीय निक्षेप का जो प्रमुख स्रोत है वो स्थल मंडल ही है, नदियाँ ले जाकर के उसमें अवसाद डालती हैं, महासागरीय निक्षेप, ठीक है। ये अध्ययन विषय क्षेत्र भूगोल का जल मंडल में। इसके बाद हम बात करते हैं प्रवाल की, नंबर 3 प्रवाल और प्रवाल भित्ति, ठीक है, प्रवाल और प्रवाल भित्ति। अब प्रवाल की उत्पत्ति कैसे होती है, कौन कौन से सिद्धांत हैं, प्रवाल की आवश्यकता क्यों है, कितना ये जैव विविधता के लिए महत्वपूर्ण है, इन सब का अध्ययन भूगोल की ही विषय क्षेत्र में किया जाता है, ठीक है। उसके बाद नंबर 1 2 3 नंबर 4 पे अगर हम बात करेंगे तो नंबर 4 पे आ जाता है महासागर का तापमान, महासागर का तापमान। महासागर का तापमान 2 तरह से हम लोग अध्ययन करते हैं, एक क्षैतिज और एक लंबवत, ठीक है।
तो महासागर का तापमान भी अध्ययन करना भूगोल का विषय क्षेत्र है। उसके बाद अगर हम बात करें तो 5 नंबर लवणता, महासागरीय लवणता का अध्ययन करते हैं। उसके बाद है गतियाँ, महासागरीय गतियाँ जो धाराएं, ठीक है, धाराएं, प्रवाह, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, धाराएं, प्रवाह, लहरें, ज्वार भाटा, ठीक। इन सब का अध्ययन जो है भौतिक भूगोल जो है उसके जो जल मंडल वाला पार्ट है उसमें इस सब का अध्ययन किया जाता है। इसके बाद अगर हम देखें तो जो भूगोल का अगला विषय क्षेत्र की जहाँ पे बात करेंगे उसमें आता है वायुमंडल, ठीक है। वायुमंडल में हम देखते हैं, सबसे पहले हम देखेंगे वायुमंडल की संरचना एवं वायुमंडल का संगठन, ठीक है। वायुमंडल की संरचना और वायुमंडल का संगठन। उसके बाद हम देखते हैं सूर्यतप एवं सूर्यतप को प्रभावित करने वाले कारक तो भूगोल में बहुत इंपॉर्टेंट है। जहां भी आपको कोई बात अगर पता चलती है या अध्ययन करते हैं तो सबसे पहले दिमाग जाता है कारक, उसका कारण क्या है, ठीक है। तो सूर्यतप को प्रभावित करने वाले कारक। उसके बाद तापमान, क्योंकि तापमान जो है सूर्य से ही प्राप्त होता है, ठीक है। तो तापमान का फिर वितरण, यहाँ पर भी हम वायुमंडल में क्षैतिज वितरण पढ़ते हैं और लंबवत वितरण पढ़ते हैं, तापमान का लंबवत वितरण, ठीक है। तो इसके बाद अगर हम देखते हैं कि तापमान के बाद क्या होता है, वायुदाब। तापमान के बाद क्या आता है, वायुदाब। अगली शाखा इसकी वायुदाब के बाद हवाएं, हवाओं के बाद क्या है, वायु राशियां, एयर मासेस, ठीक है, वायु राशियां। आर्द्रता, वर्षा, जलवायु प्रदेश, चक्रवात, ठीक है। चक्रवात में दोनों प्रकार के चक्रवात का अध्ययन, ठीक है। तो ये जो वायुमंडल का अध्ययन है ये भूगोल का विषय क्षेत्र में इन चीजों को हम अध्ययन किया जाता है। संरचना, संगठन, सूर्यतप को प्रभावित करने वाले कारक, तापमान, वर्षा, वायुदाब, ठीक है, आर्द्रता, जलवायु प्रदेश, चक्रवात इत्यादि, ठीक है। आगे हम लोग देखते हैं, अगला नंबर आता है जैविक या जैव भूगोल या बायोजियोग्राफी, या हम लोग कहते हैं, ऐसे कहते हैं जैविक तत्व, ठीक है। तो इसमें हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम देखते हैं पारिस्थितिकी, ठीक है। सबसे पहले देखते हैं पारिस्थितिकी की शुरुआत कैसे हुई, कब अध्ययन हुआ, कौन इसके प्रतिपादक थे, ठीक है। उसके बाद पारिस्थितिकी तंत्र की बात करते हैं, पारिस्थितिकी तंत्र, ठीक है। तो दो बातें बहुत इंपॉर्टेंट हो गई। जब हम पारिस्थितिकी तंत्र की बात करते हैं तो पर्यावरण तो अपने आप सम्मिलित हो गया इसमें, ठीक है, पर्यावरण अपने आप सम्मिलित होगा। पारिस्थितिकी में ही जब आगे बढ़ते हैं तो पारिस्थितिकी क्या है, जैव और अजैव तत्वों का, उनका पर्यावरण के साथ संबंध, ठीक है। तो इसमें क्या है, पादप जगत, या हम लोग कह दें पादप जगत का अध्ययन, और दूसरा जैव जगत का मतलब हो गया प्राणी, ठीक है, जैव जगत। उसके बाद शब्द आता है वायोम, आपने सुना होगा जीवोम भी कहा जाता है ना, जीवोम, ठीक है। तो ये जो है भौतिक भूगोल की, जैव भूगोल जिसको कहा जाता है, बायोजियोग्राफी बोलते हैं या जैव जगत कह सकते हैं आप, उन सब का अध्ययन भी भौतिक भूगोल का विषय क्षेत्र है। इसी में अगर हम जो भौतिक भूगोल का विषय क्षेत्र यहाँ तक, इसके बाद अगर हम देखते हैं, हमने दूसरा पार्ट देखा था क्या, मानव भूगोल। तो मानव भूगोल या मानव घटनाएं जो होती हैं या जो मानव से संबंधित तत्व हैं जिनको भूगोल के अंतर्गत रखा जाता है या जिनका अध्ययन किया जाता है, तो यहीं पे आपको देखना होगा कि जो मानव का अध्ययन अन्य विषयों में किया जाता है। अगर आपने देखा होगा समाजशास्त्र, समाज का अध्ययन उसमें भी किया जाता है, लेकिन भूगोल में भी किया जाता है। लेकिन भूगोल में क्या है कि दो बातें बहुत ध्यान रखी जाती हैं, एक कहाँ का अध्ययन और दूसरा कारक, कि अगर कोई समाज निर्माण हुआ है तो कारण कैसे निर्माण हुआ है और कहाँ निर्माण हुआ है, ठीक है। तो हम देखते हैं दूसरा इसमें क्या है, मानवीय तत्व के लिए अगर हम बात करें इसमें मानवीय, या ऐसे समझ लें मानवीय घटनाक्रम का क्षेत्र, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले हम देखते हैं, नंबर 1 सबसे पहले देखें मनुष्य का पर्यावरण के साथ
संबंध, मनुष्य का पर्यावरण के साथ संबंध। ठीक है, मनुष्य के पर्यावरण के साथ जो संबंध हम अध्ययन करते हैं उस 3 विचारधाराओं को प्रमुख रूप से किया जाता है। आपको पता है, नियतिवाद, नियतिवाद, संभववाद और नवनियतिवाद, नवनियतिवाद। ठीक है, सभी एग्जाम में यहाँ से प्रश्न भी पूछे जाते हैं, भूगोल का प्रमुख विषय क्षेत्र है। ठीक है, इसके बाद हम जब आ जाते हैं, एक शब्द मिलता है, बैरोज महोदय ने जो दिया था, वो भी मानव घटनाक्रम का जो है महत्वपूर्ण विषय क्षेत्र है, मानव पारिस्थितिकी। क्या कहते हैं? मानव पारिस्थितिकी, मानव पारिस्थितिकी। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं मानव भूगोल में फिर आ जाता है जनसंख्या। अब जनसंख्या में क्या है कि वितरण से लेकर के उनका घनत्व, वृद्धि, ठीक है, प्रवास, उनका संगठन, ठीक है, इसमें लिंग संगठन, आयु संगठन, साक्षरता, कार्य, वर्किंग पॉपुलेशन जिसको बोलते हैं, ठीक है, कार्यशील जनसंख्या। ठीक है, आगे अगर हम बात करें, ठीक है, जनसंख्या संसाधन संबंध, जनसंख्या संसाधन संबंध। ठीक है, जनसंख्या संसाधन संबंध, जनसंख्या संसाधन संबंध का अगर आप लोगों ने देखा होगा तो यहाँ पे भी 3 बातें हमको देखने को मिलती हैं। एक अनुकूलतम जनसंख्या, अनुकूलतम जनसंख्या, ठीक है, एक जनसंख्या आधिक्य, जनसंख्या आधिक्य, ठीक है, और अगली है न्यून जनसंख्या। ठीक है, न्यून जनसंख्या, न्यून जनसंख्या। ठीक है, तो ये जनसंख्या संसाधन संबंधों का अध्ययन हो गया। ठीक है, इसके बाद जनसंख्या संबंधी जो भी चीजें होती हैं वो मानव भूगोल के अंतर्गत ही उसका अध्ययन करते हैं। ठीक है, अब जनसंख्या का जब अध्ययन हो गया तो इसके बाद हमारे अगला पॉइंट पहुंचता है अधिवास पे। कहाँ पहुंचता है? अधिवास पे। अब जनसंख्या है तो कहीं ना कहीं निवास कर रही होगी ना, उनका प्रतिरूप क्या है, उनका पैटर्न क्या है, ठीक है, उनका नियोजन कैसे किया जाता है। अच्छा, अधिवासों में 2 तरह के भी अधिवास शामिल हो जाते हैं, एक ग्रामीण अधिवास और एक नगरीय अधिवास। ठीक है, नगरीय अधिवास। अब आपको पता है कार्यों के आधार पर इनका वर्गीकरण किया जाता है, ग्रामीण अधिवास का, नगरीय अधिवास का। ठीक है, इनकी उत्पत्ति कैसे होती है, इनकी उत्पत्ति कैसे होती है, किसी अधिवास की उत्पत्ति कैसे होती है, फिर उनका विकास कैसे होता है। ठीक है, विकास कैसे होता है, उनके प्रकार कितने हैं, अधिवासों के प्रकार कितने हैं, उनकी आकार की कैसी है, मॉर्फोलॉजी कैसी है उनकी। ठीक है, ये सब किस में शामिल हो जाता है? मानव भूगोल में शामिल हो जाता है। क्योंकि आपने जो परिभाषाएं पढ़ी हैं अगर उनको आप एक बार और देख लीजिएगा तो आपको और चीजें क्लियर जाएंगी कि धीरे धीरे भूगोल का जो विषय क्षेत्र था वो प्रकृति से, या हम लोग कहें भौतिक भूगोल से धीरे धीरे हट करके मानव की तरफ झुकाव होने लगा था। ठीक है, जब मानव की तरफ झुकाव होने लगा था तो इन सब चीज़ों का अध्ययन उसमें शामिल किया गया था। ठीक है, अब उसके बाद हम बात करते हैं मानव से संबंधित समस्याएं। ठीक है, समस्याओं में क्या? गरीबी, अपराध, ठीक है, बहुत सारी समस्याएं हैं। और उसके बाद सबसे लास्ट में आता है नियोजन, ये जनसंख्या से संबंधित नियोजन है। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं मानव के व्यवसाय। किसकी बात करेंगे? मानव के व्यवसाय, मानव के व्यवसाय। अच्छा, इन सब के लिए अलग अलग नाम भी दिया गया, अभी हम बात बताएंगे। जैसे मानव के व्यवसाय का अध्ययन हम किसमें करते हैं? आर्थिक भूगोल नामक, आर्थिक भूगोल नामक शाखा में। ठीक है, या जो ऊपर हम जनसंख्या की बात कर रहे थे उसके लिए जनसंख्या भूगोल नाम दिया गया है। ठीक है, तो अब मानव व्यवसाय में क्या क्या चीजें शामिल हैं? आखेट, ठीक है, मत्स्य, पशुपालन, कृषि, या अगर हम ऐसे ना कहें, ऐसे कह लें कि प्राथमिक क्रियाएं, द्वितीयक क्रियाएं, तृतीयक क्रियाएं और चतुर्थक क्रियाएं इत्यादि का अध्ययन जो है मानव भूगोल की किस शाखा के अंतर? मानव भूगोल की जो विषय क्षेत्र है किसमें? आर्थिक भूगोल के अंतर्गत किया जाता है। ठीक है, इसमें उद्योग, ठीक है, उद्योग, फिर परिवहन, ठीक है, व्यापार, वाणिज्य एवं सेवाएं इत्यादि को इसमें शामिल किया जाता है। मानव भूगोल की जो विषय क्षेत्र जहां तक पहुंचा, आर्थिक भूगोल तक। ठीक है, अच्छा, अगर आप लोगों ने देखा होगा कि जो मानव भूगोल का विषय क्षेत्र है जितना विस्तृत है, भूगोल का जो विषय क्षेत्र जितना विस्तृत है, इसमें क्या, इसलिए
इसीलिए कहा जाता है ज्योग्राफी इज द मदर ऑफ ऑल सोशल साइंसेज, मतलब जितने भी सामाजिक विज्ञानों की उत्पत्ति हुई है वो सब भूगोल से ही हुई है। ठीक है, तो अब आप देखें अगला क्या है, कल्चरल ज्योग्राफी, या हम लोग क्या कहते हैं, सांस्कृतिक भूगोल। सांस्कृतिक भूगोल, सांस्कृतिक भूगोल। सांस्कृतिक भूगोल में हम किसकी बात करते हैं, समाज की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं, समाज की। ठीक है, समाज में क्या है, मानव का विकास। मानव का विकास कैसे हुआ, समाज का निर्माण कैसे हुआ, मानव का विकास क्या, कौन कौन सी जातियां, प्रजातियां कहाँ और किस समुदाय के साथ रह रही हैं, उनके आर्थिक क्रियाकलाप क्या है, उनका समाज क्या है, उनकी संस्कृति कैसी है, इत्यादि का अध्ययन। ठीक है, जिसको कहा जाता है सामाजिक एवं उनकी सांस्कृतिक प्रक्रियाएं। ठीक है, सामाजिक एवं उनकी सांस्कृतिक प्रक्रियाएं। ठीक है, इसी में हम बात करेंगे किसकी, सामाजिक संगठनों की। सामाजिक संगठनों की। ठीक है, सामाजिक संगठनों की। इसी में हम बात करते हैं विसरण की, क्योंकि जो जनसंख्या का स्वरूप आप अभी देख रहे हैं ऐसा वास्तव में पहले थोड़ी था। ठीक है, उसका विसरण हुआ, डिफ्यूजन हुआ उसका। ठीक है, इसी में हम बात करते हैं सांस्कृतिक परमंडल की। किसकी, सांस्कृतिक परमंडल की। सांस्कृतिक परमंडल की एवं सांस्कृतिक प्रदेशों की। सांस्कृतिक प्रदेशों की। इसके बाद समाज का अध्ययन करने के बाद भूगोल के विषय क्षेत्र में कुछ चीज़ें और ऐड हुई हैं जिसको हम राजनीतिक भूगोल के अंतर्गत रखते हैं। राजनीतिक भूगोल। राजनीतिक भूगोल। ठीक है, राजनीतिक भूगोल में क्या है कि जो संबंध हैं, कौन से, राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय संबंध। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय संबंध। ठीक है, राजनीतिक पर्यावरण, किसी देश का राजनीतिक पर्यावरण कैसा है, वहाँ पे राजनीतिक पर्यावरण। ठीक है, राजनीतिक पर्यावरण, अंतर्राष्ट्रीय संबंध, राष्ट्रीय संबंध। ठीक है, इत्यादि जो है भूगोल का विषय क्षेत्र कहलाता है। अगर आपको इसको ध्यान से देखेंगे तो एक एक पॉइंट, अच्छा ये विषय क्षेत्र ही नहीं है, अगर आप अपने सिलेबस को उठा के देखें तो आप देखेंगे कि सारा सिलेबस लगभग इन्हीं शब्दों से भरा पड़ा है जो भूगोल का विषय क्षेत्र है। बात ही वही है, भूगोल का अध्ययन जिस चीज़ के अंदर किया जाता है या भूगोल जहाँ तक फैला है वो भूगोल का विषय क्षेत्र है। अगर आप ऐसे समझ लें कि जैसे मान लीजिए एक पेड़ है और ये उसकी शाखाएं हैं। ठीक है, तो यही अंतर है। अगर आपसे शाखाओं का बात की जाए कि भूगोल की शाखाएं क्या हैं और भूगोल का विषय क्षेत्र क्या है, तो यहाँ पे थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझना जरूरी है। अब भूगोल का, ये मान लीजिए भूमि है, अब भूगोल की शाखाएं तो यहाँ पे हैं, ये हैं मान लीजिए जितनी भी हैं, भौतिक भूगोल, मानव भूगोल, स्थल मंडल, जल मंडल। ठीक है, लेकिन भूगोल का जो विषय क्षेत्र है उसमें तो ये भी, उसका तना भी शामिल है ना, उसकी जड़ें भी शामिल हैं, वो कितने बड़े एरिया को प्रभावित करता है वो भी शामिल हो गए ना, ये भूगोल का विषय क्षेत्र कहलाएगा। अगर आप बात समझ रहे हैं, क्योंकि भूगोल की शाखाएं यहाँ तक नहीं फैली हुई हैं, शाखाएं सिर्फ यहीं तक फैली हुई हैं, जैसे भौतिक भूगोल या मानव भूगोल, लेकिन जो उसका विषय क्षेत्र हो जाता है वो ज़्यादा बड़ा होता है। ठीक है, तो विषय क्षेत्र कितने बड़े एरिया को, अपने स्टडी एरिया को कवर करता है, वो सारा क्या कहलाता है, विषय क्षेत्र कहलाता है। और दूसरा एक बात है कि दूसरे क्षेत्र से या दूसरे विषय से कैसे वो अलग करता है, उसका अपना एक एरिया है जिसमें भूगोल विकास कर रहा है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि आपको भूगोल का विषय क्षेत्र समझ में आया होगा। ठीक है, थोड़ा लिखने में क्या है, थोड़ा सा अगर आप वॉइस सुनने पे ज़्यादा कोशिश करेंगे तो ठीक रहेगा, क्योंकि लिखावट इतनी अच्छी हो नहीं पा रही है इस पर। तो वीडियो को आप देखिए, और जो पीजीटी से सिलेबस है उसकी शुरुआत हो गई है, तो भूगोल की जो परिभाषाएं थी वो हमने इससे पहले वाली वीडियो में अपलोड की हैं, उसका लिंक मैं दे दूंगा, परिभाषाएं देखिएगा, फिर विषय क्षेत्र देखिएगा। आगे हम बात करेंगे जो इस यूनिट में हमबोल्ट, कांट, रिटर या जिनको भी विचारधाराओं को पढ़ाया जाना है उनकी बात करेंगे। ठीक है, वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।